नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज एकदम सतरंगी माहौल में आप दिख रहे हैं, यानी दर्शकों को पूरा कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं क्या कि भई क्या दिशा है? बाज़ार 2 हफ्ते से कन्फ्यूज़ चल रहा है, उसका पूरा-पूरा असर आपके कपड़ों पे आ गया है, हर तरह का रंग, हर तरह की छीट पड़ी हुई है। क्या करें साहब, बाजार हमें हर तरह के रंग दिखाता है, तो हम हर तरह के रंग लेके चलते हैं। वैसे मेरे लिए नॉर्मल है। वीकेंड जब रहता है तो पहले अभी आजकल तो बहुत समय के बाद ऑफिस से होना शुरू हुआ है हमारा वीकेंड का इंटरव्यू। घर पे रहता हूँ जी, तो ऐसा माहौल नहीं रहता है, ऑफिस में ऐसा ही रहता है, थोड़ा लाइवली लगता है। बढ़िया है। जी, लेकिन बाज़ार में जान कब आएगी? आपका शो, आपका परफ़ॉर्मेंस, आपका गेटअप वो तो लाइवली है, बाज़ार कब लाइवली होगा? कब लौटेगी जान? आज आज उल्टा चलना है आज। ओके, बताइए। नैस्डैक से चलना है। तो नैस्डैक से, नैस्डैक ओके, हाँ, नैस्डैक से चलना है। नैस्डैक एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन पे आया हुआ है, काफ़ी ओवरबॉट है। तो एक रनिंग करेक्शन लाइकली है। लेकिन अभी मैं बहुत चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी बताऊँगा और फिर उसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। नैस्डैक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन पे आ रहा है, काफ़ी ओवरबॉट है। यहाँ से मेरे अंदाज़े से करेक्शन होना चाहिए और लेकिन इसका रिफ्लेक्शन आपको एस-एन-पी 500 में नहीं दिखेगा। मैं सबको समराइज़ करूँगा, घबराएँ नहीं। एस-एन-पी 500 में अभी भी 8000 के ऊपर वाला जो शायद हमारी बातचीत में रहा होगा कभी, वो वाला रेंज दिख रहा है। ओके, तीनों को साथ में लाना होगा। नैस्डैक में सॉरी एस-एन-पी 500 में 8000 प्लस का रेंज अभी भी दिख रहा है। क्या हो रहा है? नैस्डैक का जो इम्पैक्ट है मुझे लगता है एस-एन-पी 500 में आ गया है, लेकिन डाउ जोन्स जो अभी तक नैस्डैक के जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, उसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में परफॉर्म करने की रहेगी, जिसका कंट्रीब्यूशन एस-एन-पी 500 में आ सकता है। एट दिस जंक्चर ये इंडिसेस ऐसे जगह खड़े हैं जहां पे थोड़े समय के लिए नैस्डैक इंड्यूस्ड करेक्शन हो सकता है या डाउ जोन्स इंड्यूस्ड कंसोलिडेशन हो सकता है। एस-एन-पी 500 उन दोनों का आउटकम निकल के आएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर नैस्डैक छींकेंगे तो हो सकता है कि हमें भी सर्दी जुकाम थोड़ा हो। इसलिए जिस जगह पे निफ्टी है, अब हम यहाँ से इस बात को लेके अब हम निफ्टी पे जाएंगे और निफ्टी देखेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमको निफ्टी देखना है। ओके, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी क्या हो रहा है अब देखिए। ये जो आपका लैटर हाफ ऑफ द पैटर्न है ना, ये पैटर्न या तो ब्रेकआउट टुवर्ड्स 25,000 प्लस का बनना चाहिए या जस्ट इन केस अगर ये आपका जो लो है करीब 27,800 के आसपास का जो लो है वो टूटा, तो लोअर टॉप एंड डबल टॉप का करेक्शन इसको थोड़ा और नीचे पुश करेगा। अब ये सेकंड सिनेरियो मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको एस-एन-पी 5 नैस्डैक और डाउ जोन्स का जो सिचुएशन बताया। अगर वो सिचुएशन एक हम व्यू लेके चलते हैं तो ये व्यू भी एक पॉसिबिलिटी है। जब तक कब तक? जब तक 25,500 के ऊपर फिर से क्लोज नहीं मिले। तो ये चीज की क्लैरिटी ले लें। जो नैस्डैक और डाउ जोन्स में बन रहा है उसके कारण से ये पॉसिबल है कि जब तक निफ्टी 25,500 नहीं निकले हम एक कंसोलिडेशन या कूल ऑफ का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। वो कूल ऑफ आज के तारीख में मेरे पास 23,500 के नीचे नहीं है। अराउंड दैट वहीं तक मैं इस करेक्शन या कंसोलिडेशन को रख रहा हूं। इस रेंज के बियॉन्ड हमें फ्रेश इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी हर सिचुएशन की। ये है। अब ये निफ्टी में हो गया। इसी का एक क्यों निफ्टी का ऐसा हो सकता है? बिकॉज निफ्टी बैंक में भी कुछ सिमिलर सिचुएशन बन रहा है जब वहां आएंगे तो, और इन पांचों का फिर हम निचोड़ निकाल लेंगे। तो जब हम निफ्टी बैंक में जा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? एक काइंड ऑफ लोअर टॉप विथ डोजीज। ये दोनों जो टॉप हैं
हायर और लोअर आप लेटेस्ट वाला देखें, दोनों पे काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना हुआ। ये ऐसे सिनेरियो में करेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन रनिंग करेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, और वो रनिंग करेक्शन मैं फिर इसमें भी 53,500 के नीचे नहीं लेके जा रहा। तो अब पांचों को जोड़ के हम निफ्टी पे आते हैं, फिर निफ्टी बैंक पे आएंगे, जो एक एक कट चाहिए। तो पहला, अब हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो निफ्टी में ऐसा है कि 24,500 ऑन क्लोजिंग बेसिस एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बनेगा। अगर ये नहीं निकला तो 24,500 से 23,500 के रेंज में, 1000 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेशन चल सकता है थोड़े समय के लिए। ये इन सब का निचोड़ है हमारा निफ्टी पे। जी, लेकिन ये जो पूरे आपकी हाइपोथेसिस है कि चूंकि नैस्डैक एक महत्वपूर्ण जगह पे पहुंचा हुआ है और वहां पर उसमें एक करेक्शन आ सकता है और इसके चलते हम भी थोड़ा-सा उसकी सिंपैथी में करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपैथी तो काफ़ी पहले टूट चुकी है ना, मतलब अब उनकी तेज़ी में हमें तेज़ नहीं होना था, उनकी मंदी में फिर मंद क्यों पड़ेंगे हम? दूसरा वाला सही नहीं है ना। पहला वाला सही है कि उनकी तेजी में हम चले ना चलें, हमारी अपने परेशानियां हैं, लेकिन चूंकि हमारी परेशानियां हैं, इसलिए उनकी मंदी में हम थोड़े मंद पड़ सकते हैं। नहीं, हमेशा तो ये बात होती है कि भई उनका एआई ट्रेड चल रहा है, इंडिया मतलब नो एआई, तो अगर एआई ट्रेड रिवर्सल होगा, तो फिर भारत की ओर लोग ध्यान देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एआई ट्रेड का रिवर्सल क्यों होगा। जिस लेवल पे एआई जा रहा है, तो ये करेक्शन क्यों ट्रेड तो होगा? अभी और एक फिर साल और नैस्डैक में बनना करेक्शन चाहिए। क्यों होगा? अगर एआई नहीं, ट्रेड का रिवर्सल नहीं रनिंग होगा, तो करेक्शन, नैस्डैक में ध्यान कर दीजिए, रनिंग ध्यान दीजिए करेक्शन। इस बात को। ओके, रनिंग करेक्शन बिकॉज ओवरबॉट है और कोई करेक्शन नहीं है। मैंने इसीलिए करेक्शन तो कम कहीं भी किसी कंसोलिडेशन की बात मार्केट की में है। सुमेश, किसी मार्केट में अगर मान लीजिए कि कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा चल जाते हैं और उसमें एक रनिंग करेक्शन आता है, लोग पैसा निकालते हैं, तो वो पैसा कहाँ ले जाते हैं? उन सेक्टर्स में ले जाते हैं जो ज़्यादा चला नहीं होता है। तो अगर आप ग्लोबल स्थिति में देखेंगे, तो अगर नैस्डैक में रनिंग करेक्शन होना है और वहाँ से निवेशक कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो कहाँ ले जाएँगे? उन बाज़ारों में ले जाएँगे जो ज़्यादा चले नहीं हैं। नैस्डैक से निकाल कर कॉस्पी में थोड़ी ले जाएँगे। कभी भी रनिंग करेक्शन का पैसा निकल के किसी भी दूसरे जगह नहीं जाता है। रनिंग करेक्शन किसी भी इंडेक्स में, किसी के कंट्री से, किसी कंट्री के किसी इंडेक्स में होगा, वो पैसा वहीं रहेगा, क्लॉबैक होगा लोअर लेवल। बाहर पैसा तब निकलता है जब किसी कंट्री के किसी इंडेक्स में सैचुरेशन या फाइनल जो क्लाइमैक्स होता है वो आ जाता है, तब वहां से पैसा निकलता है और दूसरे कंट्री में जाता है, जो एक समय चाइना में हुआ और फिर उसके बाद एक समय भारत में हुआ। जब भारत का निफ्टी सेंसेक्स महंगा हो गया तो यहाँ से निकला और फिर शंघाई चला। एक समय ऐसा था कि शंघाई से निकला और भारत चला। तो वो होता है जब आपका एक साइकिल का करेक्शन होता है, तब पैसा निकलता है और तब दूसरे जगह जाता है। रनिंग करेक्शन में आप देखेंगे करेंसी पे भी कोई इम्पैक्ट लोकल करेंसी पे नहीं आएगा ज्यादा, वो पैसा वहीं निकलेगा। उसका सेक्टर चर्न हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि नैस्डैक अगर रनिंग करेक्शन में जाएगा, लेकिन डाउ जोन्स हो सकता है कि आपको जो अभी तक नहीं चलता हुआ दिखा है वो दिखेगा चलता हुआ, और S&P 500 के चलने की पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हमें एक ही चीज कंक्लूड करना है कि नैस्डैक ओवरबॉट है और रनिंग करेक्शन के लिए रेडी है, और इसका पैसा निकल के बाहर नहीं जाएगा, वहीं रोटेट होगा। जी। तो अभी फ़िलहाल अमेरिकी बाज़ारों में एक रनिंग करेक्शन और उसके चलते थोड़ा-सा उसकी छाया हमारे ऊपर भी पड़ने की आशंका है। तो इसमें आपने जो स्तर बताए हैं, अगर रनिंग करेक्शन होगा तो 23,500 के आस-पास तक जा सकते हैं। अभी इतना ही लेकर चलना है ना? बस अभी वहीं तक लेके चलेंगे और फिर उसके ठीक है। बाद इसको रीइवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर ये जो अभी सबसे ताज़ा जो टॉप बना है, 24,500 के आस-पास का, अगर इसके ऊपर जाने की कोई सूरत निकलती है, तो क्या उसे बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा या उससे फिर कोई नई राह निकलेगी थोड़ी ऊपर की? नहीं, उस केस में आपने ये जो लगाया हुआ है ना, इसमें एक गैप है, वो गैप फिल होने तक तो मिनिमम जाना चाहिए, या वो सप्लाई जोन तक भी जा सकता है।
आप इस गैप की बात कर रहे हैं जो लगभग 200 डे मूविंग हाँ, एवरेज को छू रहा है। करेक्ट, करेक्ट। जी। वो गैप तो तक आपने जाना चाहिए। पहले भी आपने 25,000 का ज़िक्र किया था, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, 200 डे मूविंग एवरेज, गैप, ये सारी चीज़ें हैं। उसकी शर्त ये है कि ये 24,500 पर जहाँ पर हम अभी रुके हैं इस हफ्ते, उसको पार करके थोड़ा-सा आगे निकलें। हाँ, सही बात। जी। तो एक तरफ 25,000 पे नज़र रखनी है, दूसरी तरफ 23,500 पे नज़र रखनी है। लेकिन मन में ये भाव लेकर के चलना है कि शायद नैस्डैक में करेक्शन होगा और उसके चलते थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है। पॉसिबल, पॉसिबल। जी। बैंकिंग सेक्टर पे हमने विस्तार से चर्चा नहीं की अभी, उसको देख लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। चलिए मंथली चार्ट ही लगा हुआ है। ये मंथली चार्ट देखते ही मैं सबसे पहले तो ये पूछूँगा आपसे कि चलिए ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर रेजिस्टेंस का काम करती रही है और ताज़ा रेजिस्टेंस भी वहीं से आया है। लेकिन बॉटम बनाने के बाद अब ये वापस चल रहा है। तो मैं क्या ये आपसे पूछूँ कि हाँ, ये 56,000 के आसपास जो अभी इंडेक्स है, क्या वो इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ते हुए 56 से 60 के ऊपर कहीं 63, 64, 62 कहीं जाने वाला है? अपसाइड में 62-63 63। बैंक निफ्टी का है। हाँ, देखिए बैंक निफ्टी जी। में एक्चुअली मेरी मेरी नज़र तो सीधी-सीधी है 85,000 या उसके ऊपर फाइनली, और वहाँ पे ही नज़र रखना है। क्योंकि जिस तरह का कॉन्स्ट्रक्ट उससे बन रहा पहले है तो गंगा बैंकिंग, में बहुत पानी बहेगा ना? हाँ, नहीं उस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए बैंकिंग में क्या जी। है, जब रन आ जाएगा आप नहीं जा पाएँगे। आप बैंकिंग का चार्ट देख लीजिएगा। आपको याद होगा एक बार मैं थोड़ा-सा रिएक्ट कर गया था, जब लोगों का बहुत फ़ोकस हो गया था कि कोरिया इतना पैसा दे रहा है, कोरिया इतना पैसा दे रहा है। जब मैंने उनको बताया कि तुम्हारा 20 साल से कोरिया ने कोई पैसा नहीं दिया, आज पैसा दे रहा है और हमारा बैंक 20 साल से पैसा दे रहा है। तो बैंक का हमारा रन ऐसा है कि एक बार शुरू हो गया, चाहते हुए भी आप काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट 90% साइकोलॉजी है। नीचे गिर गया तो डर के मारे नहीं जाएँगे, चल गया तो फिर मन मार के नहीं जाते। ये आपने जो बनाया है इट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है। ओके। जी, इस तो मैं चीज़ को इसी के लिए फ़ॉलो पूछ रहा था कीजिए। कि इस ट्रेंड के ऊपर वाली सिरे पर अगर हम जाएँ, तो जब तक ये हाँ, यहाँ तक पहुँचेगा ऊपर वाली लाइन तक, तब तक 63-64 के बीच का कहीं मामला आ चुका होगा फिर। हाँ, हो सकता है। मैं इस पे भी काम करूँगा, अभी बैंक पे उतना डिटेल मैंने काम नहीं किया है, लेकिन इस पे मैं काम करके बताऊँगा कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। बट बैंक में आप सबसे ज़्यादा आप कहीं इम्पोर्टेंट मन में क्या ये है? तो नहीं सोच रहे कि आज राजीव बस मुझे होमवर्क दे रहे हैं? नहीं, कोई खराबी नहीं ना, आप भी होमवर्क देते हैं, लोग आके सवाल पूछते हैं स्टॉक्स पे, उस पे भी होमवर्क मिलता है मुझे और मैं काम करता हूँ। पिछली बारी भी एक आधा स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था, मैं उस पे घर पे जाके काम कर रहा था कि आखिर क्या पॉसिबिलिटी है? कोई तो ब्रोकिंग का था, भूल गया मैं नाम। नलवा सन्स समथिंग करके, मैं उसको समझने नलवा की कोशिश जी, कर रहा था कि उसके साइकिल प्ले कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक छोटा जी। नहीं है, 6,000 का स्टॉक है। तो यहाँ से आप लोग मुझे बहुत होमवर्क देते हैं और यही चैलेंज है मेरे लिए, इससे मेरा सीखना होता है। तो खैर चलिए तो अब बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ कैसे-कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना है कि 60,000 के अराउंड बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा साइकिल लग चुका है और इसी कारण आपको इतना करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो ये करेक्शन है जो 50,000 के तरफ हो गया है, इसने सारा हीट निकाल दिया। ये बहुत अच्छा है। अब आपने जो पूछा कि जो टॉलगेट्स आएँगे, टॉलगेट्स कैसे आएँगे? तो 85,000 पे तो मैं साइकिल कल्मिनेट होते उसके ऊपर भी देख सकता हूँ। लेकिन इसके मूवमेंट जो आपका ये वाला है ना, ये मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि अराउंड 70,000 तक मूवमेंट होगा, अगर आपका नया हाई बैंक में बनता है तो। रीज़न देखिए, ये जो बैंक में आपका टॉप बना था अ, ये फरवरी 26 का टॉप बना था, है ना? ये 26 फरवरी, हाँ, सॉरी फरवरी का ही टॉप बना है, करेक्ट। इसके बाद से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुए और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो डेंट पड़ेगा, उसके कारण बैंक और जो करेंसी पे इम्पैक्ट हुआ, उसके कारण बैंक ऑफ कोर्स सिचुएशन खराब में जाएँगे और अभी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी कि इंटरेस्ट रेट कटेगा या बढ़ेगा।
देयरफॉर बैंक अभी स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन एक बार ये क्लैरिटी अगर आ गई आने वाले समय में आगे जाके, तो बैंक ने अगर नया हाई बनाया तो नया हाई कोई 2-3% के लिए नहीं बनाएगा। नया हाई अगर बनता है तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 10 से 15% के लिए, और तभी रुकेगा। उस केस में हो सकता है कि आपको ये ब्रेकआउट भी दे दे। इसलिए मेरे अंदाजे से 62,000 के ऊपर क्या रुकेगा, वो तो डिपेंड करता है कि कितने तेजी से आता है, वहां आके थकता है या नहीं थकता है, या वहां पे कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट लेता है, तो उसमें क्या सिनेरियोज बनेंगे नहीं पता। बट स्टिल वी विल फॉलो दिस ट्रेंड चैनल एंड इवेल्युएट। बट अगर आप मुझसे टारगेट पूछेंगे, अराउंड 70,000, 75,000, 80,000, 85,000, ऐसे ऐसे आपके बनने वाले। जी। तो बहुत सारे लोग तो अब ये सोचने लगे हैं कि अब बैंकों में क्या पैसा बनेगा, बन गया, थक गए ये लोग। नहीं बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी इमीडिएट जो क्लैरिटी नहीं है, जितना जो जो ऑटो फार्मा कैपिटल गुड्स पे जिस तरह क्लैरिटी आई, उस तरह बीएफएसआई, बैंकिंग ही नहीं फाइनेंशियल सर्विसेज पे उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन अगर यही कोई बात कर दे मेरे से कि नहीं हम 3 और 5 साल के रेंज वाली बात करते, फिर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि तब तक तो अगले जनरल इलेक्शन के पहले 85,000 मतलब 85,000 बैंक, उसी पे डिस्कशन। जी, ठीक है। तो अगर टाइम होराइजन अच्छा है, ज़्यादा लंबा है, तो फिर बैंकिंग सेक्टर से भी अच्छी उम्मीदें रखी जाएँगी। तो जो शुरुआत में हमने 4 अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की, उसमें आप बैंकिंग को भी जोड़ सकते हैं, अगर आपका निवेश का समय जो है वो लंबा है, ठीक-ठाक है। सबसे पहले बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई परफॉर्मर आउट परफॉर्मर तो सब बात करते हैं, क्या कुछ अंडर परफॉर्मर भी हैं? फॉर सम रीजन बीएफएसआई एक अंडर परफॉर्मर निकल के आ रहा है। क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकल के आ रहा है। पैटर्न वैसे अभी तक नहीं बन रहे हैं, मे बी वेट एंड वॉच में है लोग। आईटी ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मर रहने वाला है। एक 3 सेक्टर मुझे मिले हैं जो मुझे लगता है फोकस करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी करना चाहिए। नंबर 1, ऑटो। ऑटो में भी अगर आप ऑटो इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे तो आप देखिएगा ये बॉटम बना के आ रहा है, एक नए हाई बनने के तरफ तो जा रहा है ऑटो इंडेक्स भी समय के साथ। तो एक उसमें चाल है, और उसके बाद अगर फ्रेश साइकिल आना है तो फिर क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ आना है, तो वो हो सकता है कि दूसरा साइकिल जब उसका लगे तो बीएफएसआई के साथ का लगे। लेकिन अभी ऑटो इंडेक्स आपको ये 29,000 है, शायद क्रॉस कर जाएगा, 30 के आसपास तक जा सकता है। दूसरा जो इंडेक्स है जो हमको मतलब यहाँ से आप फिर निकालिए, आपको ऑटो ऑटो एंसिलरी इन सब में मिड और स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं। दूसरा फार्मा। आप जब फार्मा इंडेक्स लगाएंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि फार्मा इंडेक्स में भी 10-15% की चाल बनने के चांसेस रहेंगे। फार्मा फार्मा इंडेक्स ने 2 साल से कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया है, और ये अगर चाल बनी तो करीब आप समझें 20% तक की चाल इस इंडेक्स में बन सकती है, और ये फाइनेंशियल में बन सकती है। एक ये है दूसरा इंडेक्स, इस पे फोकस कीजिए। तो तो इसके फार्मा 20% का मतलब है कि यहाँ से आप लगभग 5,000 पॉइंट्स यानी 29,000 30,000 की ओर आप इसे देख रहे हैं। हो सकता है राजीव जी, उसके चांसेस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 साल से कुछ किया ही नहीं है इसने। अगर 2 साल का अंडर परफॉर्मर है तो 20% कोई बड़ी बात तो है नहीं, उतनी चाल तो आराम से होनी चाहिए। तीसरा इंडेक्स हमको देखना है कैपिटल गुड्स का। अच्छा बाय द वे, फार्मा पे 1 मिनट और रुकते हैं। अगर मैं फार्मा की बात करता हूँ ना, तो फार्मा में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फार्मा और फिर हेल्थ केयर दोनों आ जाता है, वो दोनों साथ में ही लेके चलिएगा। तीसरा हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। देयर आर इनफ इंडिकेशंस, एक बड़ा वाला साइकिल ओपन अप हो रहा है कैपिटल गुड्स के लिए। केपेक्स होगा, प्राइवेट केपेक्स होगा नहीं होगा, ये दुविधा बड़े लंबे समय से बनी हुई है और अभी भी रहेगी। लेकिन जो यहाँ नजर आ रहा है, कैपिटल गुड्स एक नए साइकिल के साथ वापस आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल गुड इंडेक्स आप राजीव जी मंथली लगाइए और कोविड के समय से लगाइए, और देखिए ये जब चलता है तो कैसे चलता है। ये है भाई, ये है कैपिटल गुड इंडेक्स। जब साइकिल आता है
तो आपको माला-माल करके जाता है और साइकिल खत्म होता है तो इतना रोल आता है, इतना रोल आता है, 2-2 3-3 साल रोल आता है। फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है अभी इमीडिएट नहीं लगेगा, बट देयर आर इनफ इंडिकेशन कि ये जैसा 2020 से 24 वाला 4 साल का साइकिल आया था, उतना लंबा नहीं आएगा। वो थोड़ा एबरेशन था बिकॉज़ कोविड में करेक्शन था। मेरे हिसाब से ये 2.5 साल वाला साइकिल आएगा कैपिटल गुड्स का। तो इसमें भी चुन के रखने की ज़रूरत है चीज़। जी। अच्छा, इसमें काफ़ी लोग एक और सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो है पावर। वहाँ मैं क्या पावर में नज़रिया है बहुत आपका? कॉशियस हूँ। मैं पावर में बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हूँ बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ आउट इन ओपन और पावर इंडेक्स बहुत लंबी चाल चल चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि पावर इंडेक्स नहीं चलेगा, बट जितने पावर की डिमांड की बात हो रही है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट होने लगा है। तो ये जो पावर इंडेक्स है, आपको एक साइकिल और दे सकता है और उसके बाद थमेगा। तो बी वेरी केयरफुल। जी। लेकिन यहाँ भी आपके सामने एक मंथली चार्ट ही लगा हुआ है और यहाँ आपके सामने एक तरफ़ा, जैसे हमने कैपिटल गुड्स में के चार्ट में देखा कि भई 2020 से लेके 24 तक एक तरफ़ा चाल बनी। वैसा यहाँ पे नहीं बना था। यहाँ पर आपके पास 2020 मार्च कोविड लो ये है और वहाँ से लेकर के आपको सितंबर 2022 तक की चाल बनी। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक ठीक-ठाक करेक्शन आया और उसके बाद फिर एक बड़ी चाल बनी और ये चाल भी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ से वापस एक करेक्शन आया। करेक्शन के बाद ये वापस एक नई चाल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पिछला वाला महीना काफ़ी ज़बरदस्त रहा है इसके लिए, अप्रैल महीना। ये मई अभी तक बढ़त के साथ है, लेकिन अ, अभी महीना बाकी है तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो फिर हम जैसी चीज़ हमने 2020 से 2022 और फिर 2023 से 2024 के बीच में देखी, क्या वैसा ही एक रन अप फिर से आएगा इसमें बीएसई पावर में बिफोर टेकिंग अ फाइनल टर्मिनल पॉइंट? राजीव जी, आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में इंटरवीन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ ड्यू अपॉलजी, आई स्टैंड करेक्टेड। पावर में भी एक कैपिटल गुड्स की तरह बड़ा रन पॉसिबल है। और अभी कितना है इंडेक्स? 8,000। 8,300 करीब-करीब आप मोटा-मोटा। समझें कि जी, इसमें 8 3,000 पॉइंट तक की रैली हो सकती है, करीब-करीब, यहाँ से भी। तो इसमें भी एक अच्छा खासा गेन हो सकता है। लेकिन पावर में जब स्टॉक्स देखने जाता हूँ तो इतने रिचली वैल्यूड हो चुके हैं कि उसमें थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। बट आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, पावर में भी एक रन कैपिटल गुड्स के जैसा बनना चाहिए। जी। तो ये कुछ गिने-चुने क्षेत्र जिन पर नज़र रखें तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब सोमेश जी की अपनी बंदिशें हैं, नहीं तो मैं इनसे पूछता कि अब इसमें नाम भी बताइए, लेकिन सोमेश जी ने अपनी जो लक्ष्मण रेखाएँ बाँध रखी हैं, उसमें वो अपनी ओर से आपको नाम तो सजेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर फ़िल्टर आउट करना हो, तो कैसे करेंगे? फिल्टर आउट में जो ज़मीन से जुड़ी हुई पावर हमारा शुरू से चलता आया है, उस पे फ़ोकस कीजिए। ये रिन्यूएबल्स मेरे हिसाब से बहुत एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड हैं। उसको आप रन आता है तो ट्रेडिंग कैटेगरी में डाल दीजिएगा और ढूँढिए जो नॉर्मल बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ये सब जो हैं उसमें ढूँढना पड़ेगा, तो हमको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी। और इसके अलावा जो बाकी हमने अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की, जैसे पावर, ये फार्मा एंड हेल्थ केयर या कैपिटल गुड्स और इस तरह से ऑटो में, वहाँ पर फ़िल्टर कैसे करना है? ऑटो में। ऑटो में भी, हाँ, फार्मा में भी, हेल्थ केयर में भी, कैपिटल गुड्स हाँ, में भी? हाँ। क्योंकि अगर ठीक है, सिर्फ़ तो हम पहले सेगमेंट आइडेंटिफ़ाई करके रह जाएँगे और उससे आगे बढ़ने का रास्ता अगर हम नहीं चुनेंगे तो फिर वहाँ भी गलती हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऑटो में फ़िल्टर सबसे पहला नॉन आइस पे लगा दीजिए और नॉन आइस कहने का मतलब ये आइस मतलब वही इंटरनल कम्बशन इंजन जो बोलते हैं। तो आइस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमको अभी जो डिमांड दिख रहा है, जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उस डेटा में टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स इसमें ईवी का डिमांड बहुत आ रहा है। यानी वो डिमांड तो रहने वाला है। इसलिए आइस जो इंजन है, उस पे फ़ोकस उतना ज़्यादा मत कीजिए।
फोकस उस पे कीजिए जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, बिकॉज कंटेंट पर व्हीकल बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख और आज के व्हीकल में, और 20 साल पहले छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 साल पहले के व्हीकल में और 2020 के बाद वाली व्हीकल में आप देखिए कितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। तो कंटेंट पर व्हीकल बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए जितने भी आपके एंसिलरीज हैं, सप्लायर्स हैं, जो चीज़ों को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, जो एस्थेटिक्स में डाल सकते हैं, वो सब जगह में आपको ऑटो में जाके देखना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं, वो अपना लार्ज कैप में ट्रेड में लगा सकते हैं, जो कि साल भर में आज की तारीख में तो कुछ एक स्टॉक हैं जिसमें लग रहा है कि इवन लार्ज कैप में भी 20% के आसपास का रिजल्ट में रिटर्न दे सकते हैं, करीब-करीब 12 महीने के आसपास में। बट बड़ा रिटर्न कमाने के लिए हमको जाना पड़ेगा जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं उस पे। और इसके बाद अगर हम फार्मा और हेल्थ केयर में देखें तो वहाँ किस तरह से चुनाव करने हैं? राजीव जी, फार्मा में तो सबसे पहला काम तो ये करें कि वैसे जगह पे कोशिश करें कि आपका जाना ना हो जिसमें एक्सपोर्ट कंपोनेंट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बिकॉज अभी भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 3 साल और रहेंगे ना, जीने नहीं देंगे। इसलिए फार्मा में ढूंढना है तो खोजने के लिए अच्छी जगह है, जिस ऐसे ऐसी चीज़ों को खोजें जिसमें कम से कम 80% प्लस डोमेस्टिक बिजनेस हो। आपको फार्मा में मिलेगा, आपको एपीआई में मिलेगा, आपको सीडीएमओ में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, उसमें है। फार्मा रिटेल में मिलेगा, उसमें है। डायग्नोस्टिक में मिलेगा, उसमें है। ये सब में बहुत जगह मिलेगी करने के। जी। और साथ में जब हेल्थ केयर में चुनाव करने की तरफ जाएं तो वहाँ क्या देखना है? हेल्थ केयर में आपका डायग्नोस्टिक आ जाएगा, फार्मा रिटेल आ जाएगा, ये सब हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। तो हॉस्पिटल्स तो ट्रेडिंग में ही रखना होगा हम, और क्योंकि वहाँ पे भी रिच वैल्यूएशंस हैं, या टैक्टिकल बाई में रखना होगा। जी। तो मतलब वहाँ निवेश के अवसर जो हैं वो रिटेल फार्मा में और डायग्नोस्टिक्स में, ये 2 खास तौर पे हॉस्पिटल्स वाले सेगमेंट पे थोड़ा-सा सावधानी के साथ चलना है। बिल्कुल। वहाँ बहुत जी। क्वालिटी प्ले है, आज की तारीख में बहुत क्वालिटी प्ले, वैल्यू प्ले है, प्रीमियम प्ले है, सब है, लेकिन वैल्यूएशन सब आप जहाँ पे भी देखिए 40-50, 40-50 टाइम, तो वो थोड़ा-सा टैक्टिकली मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अगर आपने ठीक से चुनाव नहीं किया तो ट्रैप होने का खतरा बहुत रहता है। तो यहाँ मैं कैसे कहूँगा बचना है, राजीव कैसे जी, सावधानी रखनी है? मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसको आप टैक्टिकल रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में ना एक तो आपका रेवेन्यू वोलेटिलिटी होता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा बिडिंग वाली चीज़ें मिलती हैं आपको, और बिडिंग में सब कोई जानता है जब भी होता है एल वन मतलब लोएस्ट बिडर। एक तो मार्जिन लेकिन मार खाता है। यहाँ काफ़ी खिचड़ी हो जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ उदाहरण के लिए, क्योंकि आप रिकमेंडेशन नहीं देंगे उस पे, लेकिन फिर भी एल-एन-टी का अगर हम उदाहरण लें, तो वो कैपिटल गुड्स में भी उसको गिन लेते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गिनते हैं। देखिए एल तो खैर केस ही अलग हो गया। एल तो एवरीथिंग है, आपको उसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहे आपको मिलेगा। तो एल लार्ज कैप में आ गया। लेकिन जब हम फ़िल्टर करने के लिए जाते हैं, तो फिर जैसे हमने ऑटो में कंपोनेंट्स के लिए देखा, वैसे ही आपके पास मोल्डिंग की कंपनी होगी, रिफ्रैक्टरीज़ होंगे, लाइनिंग होंगे, जो अब मान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंशन कैपेक्स होता है, नए फैक्ट्रीज़ लगते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगती हैं, तो वहाँ पे मशीनें लगेंगी। वहाँ पे आपके जो मोल्डिंग वाले होते हैं, और कौन-कौन से पंप वाले होते हैं, बहुत सारे जो आपके एंसिलरीज़ में आ जाएँगे। वहाँ मामला ज़्यादा अच्छा बैठेगा, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो लेकिन जैसे एल एक सरल उदाहरण से अगर समझें कि सड़क बनाने वाली कंपनी है, तो हम उस पे दाँव कम लगाएँगे, लेकिन उस कंपनी को जो इक्विपमेंट देने वाली कंपनी है, हम उस पर ध्यान देंगे। उस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को जो पार्ट सप्लाई करते हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। बिल्कुल सही बात है, और उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, रियलाइज़ेशन क्विक होता है, दूसरा मार्जिन बेटर होता है। जी, ठीक है। तो ये इस बार की चुनी हुई थीम्स या सेगमेंट्स जो ख़ास तौर पे शोमेश जी ने बताई, उसमें
आप ध्यान दे सकते हैं ऑटो पे, आप ध्यान दे सकते हैं फार्मा और हेल्थ केयर पे, आप ध्यान दे सकते हैं कैपिटल गुड्स पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सोमेश जी ने थोड़ा-सा अलग कर दिया है। और इसके अलावा लास्ट हमने कौन-से सेगमेंट की बात की अभी? अ, वो तो आपने ही मुझे अच्छा याद दिलाया, पावर। पावर। क्योंकि पावर मैंने उतना अभी मैं कर ही रहा था सेक्टर पे काम, तो आपके सामने ही मैंने देखा, इसमें भी जगह जी, बनेगी। बिल्कुल। तो ये 4 थीम, 4 सेगमेंट जो हैं, वो नज़र रखने हैं, कैसे फ़िल्टर आउट करना है, वो सोमेश जी ने समझा दिया।